बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। बेहद आसान न्यूमेरिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इंशाल्लाह उसको सही तरीके से समझ के करेंगे। तो यहाँ आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1 आ गया, बेहद आसान था, इसी वजह से मैंने सॉल्व ही कर दिया। इसको मैं रीड कर लेता हूँ। लिखा हुआ था स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। स्टूडेंट ईएमएफ मैंने आपको बताया था, सही है, आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। ईएमएफ को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं एंड दैट इज 12 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज 0.5 ओम दे रहा है। मांग क्या रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना मैक्सिमम करंट लिया जा सकता है, तो हमें आई निकालना है। हम जानते हैं ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम आई निकालेंगे तो क्या होगा, आर या मल्टीप्लाई, वहां जाके V से क्या होगा, डिवाइड होगा। यहां V कौन है, एप्सिलॉन, और R कौन है, स्मॉल आर। एप्सिलॉन आ गया 12, R आ गया 0.5, 12 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 24 और यूनिट क्या आएगा करंट का, एम्पियर। आई होप ये आसान सा न्यूमेरिकल तो आपको क्लियर होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम नंबर 2, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। चले भाई, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर। एक वायर की लेंथ आपको दी जा रही है 12 मीटर और बता रहे हैं एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपको दे रहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहे, वो दैट इज 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 6 ओम, और आपको रेजिस्टेंस दी जा रही है 6 ओम की। निकालना क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आपको निकालनी क्या है, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, सही है ना। अब आपको यहां से एक बात तो समझ में आ गई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलेंगे सर हम जानते हैं कि जो आर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा दैट इज आर इज इक्वल टू रॉ एल डिवाइडेड बाय ए, है ना भाई। चले भाई, अब स्टूडेंट यहां से हम क्या निकालेंगे, रॉ, तो रॉ निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, रॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यहां डिवाइड में वहां जाएगा, आर से क्या होगा, आर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और एल यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या होगा, एल डिवाइड होगा। यहां से हम वैल्यूज को रख देते हैं स्टूडेंट, तो यहां से आर कितना था, दैट इज 6, एरिया कितना है स्टूडेंट 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 एंड लेंथ हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, लेंथ हमारे पास है 12 मीटर। जरा यहां से रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी कितनी आ रही है, 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 और यूनिट क्या होगा, दैट विल बी ओम मीटर। यूनिट क्या होगा, दैट विल बी ओम मीटर। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले न्यूमेरिकल की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.20 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। स्टूडेंट यहां पे आपके सामने देखिए, यहां पे बता रहे हैं कि पहला जो सेल कनेक्ट हुआ हुआ है दैट इज, जिसके ईएमएफ को हम कहते हैं एप्सिलॉन 1 और इसको हमें वोल्टेज दे रहा है 1.2 वोल्ट। और उसके बाद जब उसका बैलेंस पॉइंट से मुराद है कि ये जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हुआ हुआ स्टूडेंट, ये गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन जो है वो 0 दे, है ना, डिफ्लेक्शन खत्म हो जाए, 0 आ जाए, नल पॉइंट आ जाए, तो उस वक्त जो ये स्केल लगा हुआ है उस स्केल से इसकी लेंथ मालूम की जाती है कि भाई किस लेंथ पर इसने बैलेंस पॉइंट दिया। तो जब सेल 1 कनेक्ट किया हुआ था तो उस वक्त हमारे को लेंथ हमने देखा तो लेंथ आई दैट इज 40 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दी, मतलब नल पॉइंट आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, आगे लिखा हुआ है कि इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 74 सेंटीमीटर। अब दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया और दूसरा सेल जब कनेक्ट किया तो इसकी वजह से ये बता रहे कि बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया और बैलेंस पॉइंट कितना हो गया, दैट इज 74 सेंटीमीटर पे पहुंच गया। ये हमारे पास L2 आ गया। हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल। तो सेकंड सेल की ईएमएफ कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, बेहद आसान है। पहले आपने एप्सिलॉन 1 मतलब सेल 1 कनेक्ट किया और उस वक्त आपने इसको देखा कि भाई नल पॉइंट कहां पर आ रहा है, स्केल की मदद से आपने उसकी लेंथ मेजर करी और उसका नल पॉइंट नोट कर लिया। उसके बाद दूसरा सेल कनेक्ट किया तो आपने देखा भाईजान कि अब तो जो हमारे पास बैलेंस पॉइंट है वो 74 सेंटीमीटर पे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एप्सिलॉन 2 निकालना है। तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला स्टूडेंट, आसान सा फॉर्मूला क्या है भाई, आसान सा फॉर्मूला है कि E1 डिवाइडेड बाय E2 बराबर होता है किसके,
L1 डिवाइडेड बाय L2 के। क्लियर है यहां तक की बात? चलें भाई, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एप्सिलॉन 2। तो एप्सिलॉन 2 क्या होगा, दैट विल बी एप्सिलॉन 1 अपनी जगह पर, L2 यहां डिवाइड है, यहां के मल्टीप्लाई होगा, और L1 यहां मल्टीप्लाई, यहां के क्या होगा, डिवाइड। अब यहां से एप्सिलॉन 2 जरा कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो एप्सिलॉन 1 कितना है हमारे पास, दैट इज 1.2 वोल्ट। L2 कितना है, L2 हमारे पास 74 सेंटीमीटर, और L1 हमारे पास कितना है, L1 हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर आपने यूनिट कन्वर्जन क्यों नहीं की, सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी। तो यहां से अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि एप्सिलॉन 2 कितना आएगा। एप्सिलॉन 2 निकल के आ रहा है 2.22 वोल्ट। यहां जाके स्टूडेंट ये आसान सा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आया बढ़ते हैं इसके अगले न्यूमेरिकल की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 4। क्या लिखा हुआ है इस पर देखते हैं। 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। तो मैंने एक वाले को R1, दूसरे वाले को R2 और तीसरे वाले को R3 का नाम दे दिया, और इसको किस पे कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। तो यहां पे वो क्या मांग रहे, पहले पार्ट के अंदर मांग रहे व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 24 वोल्ट। तो अगर इसको हम 24 वोल्ट के ईएमएफ से कनेक्ट करते हैं, मतलब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो यहाँ पे हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा। तो हमें ये तीनों कैलकुलेट करने कितने होंगे। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो आए जरा इसकी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख दिया R1, R2 और R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहां से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आर इक्विवेलेंट अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सारी रेजिस्टेंसेस का क्या कर देंगे, सम। तो R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो आर इक्विवेलेंट बेचारा कितना आ जाएगा, शरीफ बच्चा है ना। तो R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, R3 कितना है 3। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 और 2 1 कितना होगा 6। तो ये आ गया 6 ओम। आई होप कि ये तो बहुत आसान तरीके से आपके दिमाग में आ गया होगा, है ना। चले भाई, अब आता है स्टूडेंट बी पार्ट कैसे करेंगे। उसमें बी पार्ट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर एक के अक्रॉस, है ना। बी पार्ट के अंदर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर एक के अक्रॉस। तो मुझे एक बात बताए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई स्टूडेंट मुझे R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आप बोलेंगे सर ओम्स लॉ। क्या लगेगा, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो V1 चाहिए तो I1 चाहिए होगा, R1 चाहिए होगा। आप सबको एक बात पता है कि जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होती है तो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या रहता है, सेम। मतलब इसके अक्रॉस भी आई होगा, इसके अक्रॉस भी आई होगा, और इसके अक्रॉस भी आई होगा। तो इसका मतलब पहले हमें आई कैलकुलेट करना होगा, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट V1, V2 और V3। तो पहले हम क्या करेंगे, आई कैलकुलेट करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या है बी पार्ट के लिए भाईजान, आई कैलकुलेट करना जरूरी है। आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो आई किसके बराबर होगा, आई किसके बराबर होगा, आर मल्टीप्लाई V से जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है 24 वोल्ट। तो ये आ गया 24 वोल्ट। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकली है 6। तो ये आ जाएगा 6 1 6 और 6 4 24। तो आई कितना आ गया, आई आ गया हमारे पास 4 एम्पियर। तो भाईजान आई तो आ गया सर। अब क्या करें, बस आखिरी काम क्या करेंगे, सिंपल V1, V2 और V3 निकाल लेंगे। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, अच्छा यहां पे चलिए यही कर लेता हूं। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, V1। सर V1 किसके बराबर होगा, सिंपल V1 किसके बराबर होगा, V1 बराबर होगा I इंटू R1 के बराबर। तो यहां से I कितना निकाला 4, R कितना है भाईजान, R1 कितना है 1। तो यहां से V1 कितना आ गया, दैट इज 4, और यूनिट क्या होगा, वोल्टेज। तो V1 इतना आ गया हमारे पास 4 वोल्ट आ गया। चले भाई, अब क्या निकाल लेते हैं सर V2। तो V2 कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी आपने, V2 कैसे निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 इंटू R2। I2 कितना है, वही वाली बात, अच्छा I इंटू R2 होगा। तो I कितना है, दैट इज 4 एम्पियर, और R2 कितना, दैट इज 2। तो V2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 8 वोल्ट।
ये भी हो गया प्यार तरीके से भाई, प्यारे तरीके से। चले भाई अब क्या निकाल लेंगे, V3। तो भाई V किसके बराबर है, V3 किसके बराबर होगा, सिंपल I इंटू R3। I कितना है 4, R3 कितना है 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 12 वोल्ट। तो आई होप कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। तो यह जाके ये न्यूमेरिकल भी बहुत आसान तरीके से कंप्लीट होता है। आया बढ़ते हैं इसके अगले न्यूमेरिकल की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 5। बेहद आसान प्रॉब्लम है, सारा काम डायग्राम का है स्टूडेंट। ये डायग्राम आप ज्यादा गौर से देखिएगा स्टूडेंट। जिसके ऊपर मैंने टिक लगाए हुए हैं स्टूडेंट, वो क्या है, उसमें करंट इन हो रहा है सर्किट के अंदर, और जिस पे मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं स्टूडेंट, उसमें करंट आउट हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट डायग्राम को थोड़ा सा। ये देखिए जो एरो है ना, उनको देखें, ये एरो अंदर की तरफ है, इसका मतलब करंट इन हो रहा है। इसका एरो भी अंदर की तरफ है, दिस इज करंट इन हो रहा है। इसका एरो भी हमारा अंदर की तरफ है, तो ये करंट भी इन हो रहा है। आउट कौन कौन से हो रहे हैं, जिनके एरो बाहर की तरफ है। तो एक इसका एरो बाहर है, ये करंट आउट हो रहा है। एक इसका एरो बाहर है, ये करंट आउट हो रहा है। और एक इसका एरो बाहर है, ये करंट आउट हो रहा है। अब हमें करना क्या है उसने, हमें क्या करना है, हमें इस सर्किट में ये जो आई है, ये जो आई है, ये कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। क्लियर है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे किरचॉफ करंट रूल का यूज करेंगे। तो किरचॉफ का करंट रूल क्या कहता है स्टूडेंट, बहुत छोटी सी बात, कि जितना सर्किट में करंट इन होगा उतना ही करंट आउट होगा, है ना। तो करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। तो यहां पे हमने लगाया किरचॉफ का करंट रूल। किरचॉफ का करंट रूल सिंपल था कि जितना हमारे पास करंट इन होगा उतना ही आउट होगा। चले भाई, हमने कितने करंट इन देखे, तो मैंने टिक लगाया हुआ है 0.2, 0.6, 0.7। इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आउट वाले करंट कौन कौन से, क्रॉस वाले, ये रहे 0.4 I और 0.7, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। I निकालना है 0.4, 0.5, ये प्लस के माने क्या होगा, माइनस के, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। इस 1.5 में इसको निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पियर। आई होप ये आसान सा न्यूमेरिकल आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। आया बढ़ते हैं इसके प्रॉब्लम 6 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 6। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आए जरा इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, इन अ मीटर ब्रिज with a standard resistance of 15 ohm in the right gap, the ratios of balancing length is 5:3. Find the value of the other resistance. स्टूडेंट सबसे पहले वो क्या बोला, मीटर ब्रिज। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर ये मीटर ब्रिज क्या है, हमारी बुक में तो नहीं है। स्टूडेंट याद रखिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज, जो मीटर ब्रिज होता है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल कौन है, व्हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर चारों ही रेजिस्टेंस होती थी, जिसमें से आप 3 नोन होती थी और 1 अननोन होती थी, और उसकी वजह से आप अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते थे, है ना। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे आपके पास 2 वायर होती हैं। एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस नोन होती है उसे हम कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस, और दूसरी वायर जिसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता होती उसे हम कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस। और हमें क्या करना होता है, उसे बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के बाद फिर हम इसे यूज करते हैं। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करना शुरू कर देती है। बस फर्क क्या है, व्हीट स्टोन में चारों रेजिस्टेंस थी, यहां 2 रेजिस्टेंस को हम लेंथ, मतलब जो पॉइंट हो गया बैलेंसिंग लेंथ से, उससे कंपेयर करवाएंगे। क्लियर हुई बात, आसान सा प्रिंसिपल। अगर आप चाहें तो इसकी सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं मीटर ब्रिज की। तो अभी तो फिलहाल हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल से लेना देना, तो अभी हम सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल के हिसाब से देखेंगे। और मीटर ब्रिज क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज है। चले भाई, यहां पे क्या करा उसने, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब नॉन रेजिस्टेंस वो आपको दे रहा है 15 ओम। अच्छा एक बात स्टूडेंट, आपकी बुक में जो आंसर आया हुआ है ना अननोन रेजिस्टेंस का, उसको इन्होंने पी कहा हुआ है। अब देखें जब पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो उसके साथ आंसर थोड़ी लिखा हुआ होगा। तो आपकी मर्जी है, आप अननोन रेजिस्टेंस को आर कहना चाहें, जेड कहना चाहें, पी कहना चाहें, एक्स कहना चाहें, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर है। चले भाई, ये बात मैं आपको क्लियर कर दी। नॉन रेजिस्टेंस को हम कह देते हैं स्टूडेंट आर। क्या कह देते हैं, नॉन रेजिस्टेंस को हम कह देते हैं कैपिटल आर। और इसको वो कितने दे रहा है, दैट इज 15 ओम, 15 ओम। और अननोन रेजिस्टेंस को अकॉर्डिंग टू योर बुक हम पी कह देते हैं, लेकिन आपकी जरूरी नहीं, आप पी कहें, कुछ भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्स कह दे भाई। क्लियर है यहां तक की बात। चले भाई, ये तो हमें नहीं पता, ये तो निकाल लिए। उसके बाद रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ वो हमें दे रहा है। याद रखिएगा बैलेंसिंग लेंथ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा अननोन डिवाइडेड बाय नोन होता है। ये बात अपने जहन में बिठा के रखिएगा, ये गलती मत करिएगा।
रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा हमेशा, अननोन डिवाइडेड बाय नोन। तो अननोन क्या है हमारे पास, अननोन रेजिस्टेंस की लेंथ को हम कह देते हैं एल आर, सही है, अननोन डिवाइड बाय नोन ना, तो यहां पे क्या होगा एल पी डिवाइडेड बाय एल आर होगा। और वो कितना दे रहा है, रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ हमें दे रहा है दैट इज 5:3। कितना दे रहा है भाई, 5:3, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हुई यहां तक की बात, कोई मसला यहां तक नहीं है, खुश है, चले भाई। अब सर यहां तक का डेटा तो कंप्लीट है, अब आए सवाल को शुरू करते हैं। स्टूडेंट यूज करेंगे बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को, सही है ना। तो क्या थी, क्या हम यहाँ पे दो रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी भाई, P डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू एल पी डिवाइडेड बाय एल आर। क्लियर यहां तक की बात, तो P ऊपर है तो P ऊपर, R नीचे है तो R नीचे, ये बात याद रखिएगा। चले भाई बेहतरीन हो गए, कहां नहीं चले। अब हमें क्या निकालना है, P, तो प्यार से P को निकाले भाई। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R या डिवाइड हो रहा वहां जाके क्या होगा, LP डिवाइडेड बाय LR से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चले भाई, तो P क्या हो जाएगा, LP डिवाइड बाय LR कितना दिया हुआ है, 5 डिवाइडेड बाय 3 दिया हुआ है, और R हमें कितना दिया हुआ है 15, तो ये आ गया हमारे पास 15। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 5 5 जा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 25। और यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का, दैट विल बी ओम। और आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, बेहद आसान न्यूमेरिकल था। तो स्टूडेंट आज की ये वीडियो में यही एंड करता हूं। आप बोलेंगे सर एक न्यूमेरिकल और रह गया है, स्टूडेंट वो न्यूमेरिकल काफी लंबा है, तो उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि मैं उसको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आज की वीडियो में यही रोकता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।